this is Jyoti Sukla and welcome to all in this channel. Let's study basics with me. So yes friends, अभी वीडियो का एग्जाम होने वाला है और जो भी वीडियो का एग्जाम देने वाले हैं आई होप कि उन सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी ज़रूरत है उनको थोड़ा सा अपने तैयारी में थोड़ा सा बूस्ट देने की। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर PYQ और उससे रिलेटेड कुछ एनालिसिस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उन सबको लाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, इस फर्स्ट वीडियो में बहुत ही कम समय में बहुत ही डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो ये है वीडियो का पेपर जो कि 2018 में हुआ था, जो कि रद्द कर दिया गया था। अभी वही पेपर दोबारा होने वाला है। तो इसमें जो है 50-50 नंबर के 3 सेक्शंस होते हैं। 50 नंबर का हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग एबिलिटी एंड 50 का होता है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड 50 का ही होता है जनरल नॉलेज। तो ये है, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट पोर्शन जो है वो हिंदी का है। तो देखते हैं क्या है। पहला दिया हुआ है अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द। तो अमेंडमेंट आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा हुआ होता है, पॉलिटी इतनी डीप में हम लोग पढ़े होते हैं कि अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है सूरसागर के रचयिता कौन है। तो सूरसागर को कौन नहीं जानता, यानी सूरदास को कौन नहीं जानता। उनकी 3 रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी। तो ये सूरदास जी की रचना है। इसके बाद विद्यापति, जयदेव और तुलसीदास के बारे में भी आप थोड़ी थोड़ी इन कवियों के बारे में भी जानकारी रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाए, जयदेव के बारे में और विद्यापति के बारे में। तो उनकी भी थोड़ी सी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। रीतिकाल के कवि कौन है। तो आपको पता है कि प्रसाद जो हैं और निराला जो हैं और पंत जो हैं, ये सभी किसके हैं, ये सभी जो हैं वो छायावाद के कवि हैं। लेकिन जो बिहारी जी हैं वो हैं रीतिकाल के कवि। और इसके बाद आ जाते हैं उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। हाँ, ये थोड़ा सा अगर आपने कहानी को थोड़ा डीप में नहीं जाना है, अगर सारी रचनाएं आपको नहीं पता है तो शायद आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसके जो हैं राइटर, लेखक। उर्वशी किसका काव्य है। तो ये सभी को पता है, हिंदी पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी को पता होगा कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी का महाकाव्य है। इसके बाद आ जाते हैं PSGI, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर आपको आंसर देने हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और थोड़ा सा पैसेज को भी देखने की कोशिश करेंगे। किसके रहित राज्य किस काम का है, किससे रहित राज्य किस काम का है। तो भद्रजनों से, श्रेष्ठजनों से, प्रियजनों से, शिक्षित जनों से। अगर इसको हम सेंटेंस इस पैराग्राफ में देखें तो अब आपको पहले लाइन में मिल जाएगा अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रियजनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 6 नंबर C हो जाएगा। जगत का अर्थ है, जगत का मतलब होता है संसार, समाज, देश और प्रदेश नहीं होगा। निष्फल कहते हैं ना, हमारा काम कार्य जो है उसने इतना प्रयास किया लेकिन सब निष्फल रहा, यानी कि व्यर्थ रहा। इसके बाद आ जाते हैं सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, यानी कि जीवन को सुखमय बनाना। इसके बाद आ जाते हैं दीर्घ, निम्न में दीर्घ स्वर है। देखिए दीर्घ स्वर जो है यहाँ पर ना बड़ी ई भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो के एग्जाम में मतलब क्या दिया था इन्होंने आंसर। अगर यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं होता तब ई ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 के तीनों ही आंसर जो है वो सही हैं। इसके बाद आ जाते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में निम्न में से अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि य, र, ल, व, ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। तो इन सब में जो करेक्ट आंसर है वो है व। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन है। अल्प प्राण और महाप्राण आपने सब पढ़ा होगा। अल्प प्राण जो होता है वो पहला दूसरा, यानी कि पहले वर्ण को अगर हम देखें तो वो हो जाता है अल्प प्राण, तो फिर दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण। तो यहाँ पर जो हो गया अल्प प्राण पूछा है तो ग जो है वो सही हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है, ये ध्यान रखना कि पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो होता है अल्प प्राण। वहीं महाप्राण की बात करते हैं तो दूसरा और बचा आपका चौथा, ये जो है ये महाप्राण हो जाता है। तो ये ग हो जाएगा आंसर सही। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। अब देखो घोष वर्ण की जब बात करते हैं ना तो घोष में जो पहला और दूसरा होता है, ठीक है, पहला दूसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका अघोष, और जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो होता है घोष या सघोष। तो देखना है कि इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है। तो क, च, ट ये तो पहला हो गया, यानी कि ये तो अघोष हो गए। यानी ज जो है वो किस पे आता है, च, छ, ज, यानी तीसरे पे आ रहा है, और तीसरा जो है वो क्या आता है, घोष। घोष बोले या सघोष बोले। नेक्स्ट टाइम आपको अगर घोष बोला जाए या सघोष नाम से आ जाता है तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन से हैं। तो ओष्ठ वर्ण इसमें अगर आप देखो तो ओष्ठ वर्ण आपको मालूम है कि प वर्ग को बोलते हैं ओष्ठ वर्ग, ठीक है, और उसी के साथ में उ जो होता है और बड़ा उ जो होता है वो भी होता है आपका ओष्ठ। तो यहाँ पर जो है उ यहाँ पर दिया हुआ है आंसर, तो वो हो जाएगा
और ये सही आंसर। निम्न में से योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ का मतलब समझ रहे हो, यानी कि मतलब ऐसे दो वर्ण से बना होगा, लेकिन उसको अलग से अगर मतलब एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा वो डिपेंड होता है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें जलद, जलज, जलज का अर्थ हो गया जल धन ज, जल धन ज, यानी कि जल से उत्पन्न होने वाला। तो जल से उत्पन्न होने वाला यहाँ पर कमल होता है, और ये कमल, अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर पंकज पूछ लिया जाए तो वो भी योग रूढ़ ही होगा। तो जलज हो गया, पंकज हो गया, ये सब जो होते हैं ये योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद, तो महाधन उत्सव जो होता है वो हो जाता है महोत्सव का संधि विच्छेद। बैलगाड़ी में समास है, अब देखो बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी का जो समास होगा वो तत्पुरुष होगा। द्विगु समास आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर संख्यावाची होता है, जहाँ पर संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास बोलते हैं। जैसे कि ये चौराहा हो गया और त्रिभुवन हो गया, ये सब क्या है, द्विगु समास होते हैं। अव्ययी भाव में जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है, अपने आप में कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम बात करें कुछ आप एग्जाम जैसे अनेक हो गया, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास की बात करते हैं, जैसे राम सीता हो गया, दाल चावल हो गया, यानी कि दोनों वर्ण की प्रधानता, मतलब दोनों ही वर्ण एक दूसरे को के समान होते हैं। जैसे राम सीता, दाल चावल, और उसी के साथ में बहुत सारे आप रात दिन, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। लेकिन तत्पुरुष यहाँ बैलगाड़ी का जो आंसर होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष। आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन, आधन गमन क्या होता है, आधन गमन, यानी कि ये आपने समझ रहे होंगे कि कोई अगर आता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आ जो होगा वो उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है ये स्टार्टिंग के वर्ड को ही बोलते हैं। रसोइया, या रसोइया का मतलब होता है जो रसोई में खाना बनाता है, ठीक है। यानी कि ये हो जाता है, अगर इसको आप अलग अलग करो तो रसोई धन इया होता है, रसोई धन इया, यानी कि इया जो है वो प्रत्यय है, तो इया जो है ये बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत से रिलेटेड हो बहुत ही ज़्यादा। तो अगर गधा देखो तो ये तो मतलब तद्भव है, तो गधा नहीं होगा, गाय नहीं होगा, घर नहीं होगा। कैसे, क्योंकि गधा को हम गर्दभ बोलते हैं, गाय को हम धेनु बोलते हैं, और घर को गृह बोलते हैं, लेकिन क्षेत्र जो है वो सही है, ये तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पर देखो यौवन, निर्झर, जीव, स्थान, तो ये सभी ही तत्सम है, लेकिन जो जीव है ये तद्भव है, क्योंकि जीव का जो तत्सम होता है वो होता है जीवा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तत्सम कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं। थोड़े से तत्सम तद्भव की प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, अदरवाइज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, अब यहाँ पे देखो देशज, गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा, कटोरा जो है ये यहाँ पर देशज शब्द है। देशज शब्द क्या मतलब क्या होगा, किसी स्पेसिफिक जगह पर इसका ओरिजिन होता है। निम्न में से कौन सा देश विदेशी है, तो यहाँ पर देखो टिकट, ये इंग्लिश वर्ड है ना, देख रहे हो आप, समझ रहे हो, टिकट इंग्लिश में हम लिखते हैं TICKT। इसके बाद हो जाता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, निम्न में से संज्ञा शब्द है, हरा, पतला, सभा, गहरा, तो यहाँ पर सभा जो है वो संज्ञा है। बाकी सबको देखो, अगर हरा, पतला और गहरा देख रहे हो तो ये सब क्या है, ये सब आपके विशेषण शब्द हैं। तो आपको थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है उन सबको भी ध्यान में रखना है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो कौन, कौन आया, ये क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। बाकी सब देखो तो ये आपके अलग अलग चीजें जो हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिखा रहे हैं। विशेषण शब्द है, यहाँ पर अगर विशेषण शब्द देखो तो उचित होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, क्योंकि आप अक्सर करके अगर नॉर्मल बुक वगैरह में पढ़ोगे तो लड़कपन, कठोरता, घबराहट भी आपको दिखने को, लड़कपन तो खास करके देखने को मिल जाता है कि ये विशेषण दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा कीनली जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें दिखेगा कि उचित जो है वो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेरणार्थक शब्द। प्रेरणार्थक शब्द का मतलब होता है जहां पर ना, एक ट्रिक आप ध्यान रखना कि आना, आना जहां लास्ट में आए ना वो हो जाता है आपका प्रेरणार्थक। तो देखो उठना, चमकना, गिराना, देना, तो यहाँ पे गिराना जो है वो सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से अव्यय। अव्यय है, अव्यय का मतलब होता है जो कि व्यय ना हो, यानी कि जो खत्म ना हो, जिसको अलग हम ना कर सके, जिसको हम तोड़ ना सके, तो वो हो जाएगा आपका इसमें उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। तो अगर देखो जापान और कृष्णा ये तो नाम है, ठीक है, उत्तर, जापान, कृष्णा ये सब नाम है, लेकिन जो ठीक है वो अव्यय है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, या इसको अगर तोड़ेंगे भी, इसको ब्रेक करेंगे तो ये अनावश्यक अर्थ निकलेगा, इसका कोई सही अर्थ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची विहग, विहग होता है, विहग वृंद हमने सुना है, लेकिन वृंद नहीं होगा पक्षी का। मीन आप जानते हो कि मछली होता है। उसी तरीके से भूदर का मतलब हो गया आपका थोड़ा सा यानी कि भूमि से रिलेटेड हो गया। जटिल का विलोम, जटिल कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जटिल का जो होगा उल्टा अपोजिट हो जाएगा सरल। नेक्स्ट आते हैं 31 में, जो देने योग्य है के लिए शब्द, तो देने योग्य ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देव। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, दिन दिन,
ये दिन का मतलब हो गया दिवस और दीन का मतलब हो गया गरीब, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 32 में आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक का मतलब एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो, तो ये हो जाएगा अंबर। देखो अंबर के ना बहुत सारे एग्जाम्पल, अंबर का मतलब वस्त्र भी हो जाएगा, अंबर का मतलब आकाश भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप देखो तो बहुत सारे मीनिंग हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप साहस पुस्तक बालक का देखोगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे मीनिंग देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर अगर देखो तो पूज्य, जो पूज्य होता है ना उसमें बड़ा ऊ होता है। परीक्षण, यहाँ पर भी बड़ा ई रहेगा परीक्षण में। प्राण तो नहीं होता बल्कि होता है ये प्राण होता है, इसलिए ये भी गलत है। परीक्षा जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंड 35 नंबर में, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर अगर देखो प्रादेशिक दिया है, ठीक है ये सही है, माधुर्य भी सही है, व्याप्त भी सही है। प्रामाणिक नहीं होगा बल्कि प्रामाणिक होगा, तो ये ध्यान में रखना है और ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 36 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, तो निम्न में से अधिकरण कारक का परिसर्ग कौन सा है? अब आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, तो अगर नहीं भी याद है ना तो एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने कीनली ऑब्जर्व नहीं किया है तो अधिकरण कारक में आपका पर होता है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो यहाँ पर अगर देखो तो क्षेत्र जो होगा, हाँ सही है, क्षेत्र जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगर आप ना इसका वर्ड यानी एक सेंटेंस बना के देख लो कि क्षमा, अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, घटना घटी, तो ऐसे ही पता चल रहा है, ये रीति चली आई, तो ये अगर इससे हम देखें तो ये सब क्या दिख रहे हैं, ये सब हमें स्त्रीलिंग दिखा रहे हैं। लेकिन क्षेत्र बड़ा है, उसका विस्तार हो रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये पुल्लिंग है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं 38 में, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, अब यहाँ पर उसमें पुल्लिंग पूछा था, यहाँ पर स्त्रीलिंग। देख रहे हो कितना बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। थोड़ी सी अगर आपने तैयारी कर ली ना तो आराम से ये मतलब पूरा का पूरा ये आपके पूरे ग्रैब में होगा ये एग्जाम। दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। अगर यहाँ पर देखो तो दुख, जो सुख दुख होता है, ध्यान रखना, जो सुख दुख होता है ना ये पुल्लिंग है, लेकिन गरिमा जो है वो स्त्रीलिंग है। लेख जो है ये भी पुल्लिंग है और स्पर्श जो है ये भी पुल्लिंग है। तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता था अगर आपने हिंदी को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया है तो। 39 पे आते हैं, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो यहाँ पर है गाय, लता, नारी, दर्शन। तो दर्शन जो होता है वो सदैव बहुवचन के लिए प्रयुक्त तो होता है। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। तो ये आपने सबने पढ़ा है कि अगर हिंदी में नहीं भी पढ़ा हो तो इंग्लिश में तो पढ़ा ही होगा कि राम घर गया था। ये सीधे सीधे जो है वो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस दिखा रहा है। निम्न में से यस, तो इसमें भाववाची संज्ञा में मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता। तो देखो यहाँ पर मोहन से बैठा नहीं जाता, ये क्या है, ये भाववाच्य है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 42 में, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो देखो यहाँ पर जब, तब, ज्यों त्यों अगर जहाँ पर रहता है तो देख रहे हो ना, ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो मिश्र वाक्य के हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। 42 के बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर, और ये है मैंने विद्यालय जाना है। मैंने नहीं होगा बल्कि होगा मुझे विद्यालय जाना है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ए ऑप्शन में जो है वो अशुद्धि है। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर पे, कौन सा प्रश्न चिन्ह है? तो प्रश्न चिन्ह सबको पता होता है कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ, आसमान का फट जाना यानी बहुत बड़ा दुख हो जाना, यानी कि अचानक आफत पड़ जाना। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 में आ जाते हैं, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 47 में आते हैं, बोए पेड़ बबूल के आम घास से हुए। तो बोलते हैं ना जैसा करोगे वैसा ही फल भी पाओगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो 47 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति। तो कहते हैं कि पांचों भाई उसकी तो पांचों उंगली जो है वो घी में है, यानी कि बहुत ही ज्यादा उसको लाभ हो रहा है, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। 49 में आ जाते हैं, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद। तो व्याख्या के साथ अनुवाद यानी कि व्याख्यानुवाद कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर पे, तो ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो अच्छा अगर सपोज आपको नहीं भी पता है, ठीक है, तो ब्रज हिंदी की किस भाषा के, अब ब्रज देखो, ब्रज जो है वो कृष्ण भगवान के ब्रज से रिलेटेड है ना। कृष्ण भगवान का ब्रज अगर हम देखें वृंदावन, मथुरा, तो मथुरा वृंदावन अपने किधर पड़ता है? ये सीधे सीधे पश्चिमी यूपी में है। मथुरा वृंदावन कहाँ है? पश्चिमी यूपी है, जो कि राजस्थान से बॉर्डर टच करता है। तो राजस्थान कहाँ है? राजस्थान जो है वो पश्चिम में है, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी हिंदी। तो ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चन। होप आपको पसंद आया होगा, और आगे हम जीएस के क्वेश्चन और रीजनिंग के
क्वेश्चन को और भी बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।